वैसे तो दूसरी स्मूदीज़ भी है यहाँ पे, लेकिन मुझे जो यहाँ की स्पेशलिटी, अब अपनी बीवी और कुत्ते के साथ यहाँ पे घूमने आए हैं। अगर आपको सिर्फ पढ़ने ही आना है तो यू कैन कम एज अ फॉरेन स्टूडेंट। आप आते हो, वो यहाँ का जो मिनिमम कोर्स है वो 2 साल है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन आपकी जो पर आवर की जो सैलरी होगी, जो आप स्टूडेंट वीज़ा पे काम करोगे, वो सैलरी अच्छी होगी। आप हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और आज जापान में पब्लिक हॉलीडे है। आई थिंक आज माउंटेन डे है, तो मैं आज ऑफिस नहीं गई। और सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है, आपको दिखाती हूँ। सुबह से बारिश हो रही है और मैंने कल ये सारे पायदान और सीटिंग पिल्लो सब मैंने कल वॉश किए थे और उतारना भूल गई, और ये सब बारिश में भीग गए हैं, तो मेरे को दोबारा से इनको वॉश करना पड़ेगा। और आई थिंक ये अगस्त है। मौसम जो है ना, बिल्कुल इंडिया की तरह ही चलता है मुझे लगता है। यहाँ पे अगस्त में बहुत बारिश होती है। तो अभी 5:30 पौने 6 बज चुके हैं टोक्यो में, और सुबह से मैं कहीं गई नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे कॉम्बनी वगैरह जाना चाहिए, आसपास थोड़ा सा पार्क वगैरह में जाना चाहिए, क्योंकि मैं पक गई हूँ घर में बैठे बैठे। तो अभी मैं जाऊँगी कन्वीनियंस स्टोर। वहाँ पे बड़े दिन हो गए मैंने स्मूदी ट्राई नहीं की है। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि एक बनाना स्मूदी भी उन्होंने एक न्यू लॉन्च किया, तो बनाना स्मूदी हम पियेंगे आज। थोड़ा सा हम लेंगे कुछ खाने पीने के लिए एंड गो टू द पार्क। एक छोटी सी नदी बहती है और एक पार्क है हमारी सोसाइटी के बीचों बीच, तो मैं आपको थोड़ा सा वहाँ पे घुमाऊंगी। सुबह से मैंने अपने लेटर बॉक्स चेक नहीं किया था, तो अभी मैंने चेक किया। मंथ के बीच में काफ़ी सारे बिल्स आते हैं और इनकी ड्यू डेट काफ़ी कम होती है। कम मतलब जल्दी होती है। और अगर आप मिस कर दो कोई भी ड्यू डेट, इट मीन्स आपको 10 जगह फ़ोन करने पड़ते हैं दोबारा से वो बिल मंगाने के लिए, और वो काट देंगे बिजली या फिर पानी ना। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहती हूँ। जैसे वो आए वैसे ही मैं लूँ और ड्यू डेट से पहले भर दूँ बिजली के बिल वगैरह। तो मैं जा रही हूँ कॉम्बनी। वाह, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, सो सुहाना सुहाना। इससे पहले बारिश आ जाए, मुझे जल्दी से अपना काम ख़त्म करके घर वापस भी जाना है। वैसे तो दूसरी स्मूदीज़ भी है यहाँ पे, लेकिन मुझे जो यहाँ की स्पेशलिटी है जो ना, वो वाली स्मूदी चाहिए। हम इसको खरीदेंगे और इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि एक केक भी ले लूँ, क्योंकि हम इसे पार्क में खाने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से केक्स हैं।袋は使いますか？袋は大丈夫です。はい。あ、
ごめんなさい、お願いします。はい。では3円いただいて、648円の会計です。お支払い方法をお選びください。तो ये है मेरी फेवरेट स्मूदी बनाना और पता नहीं क्या क्या फ्रूट्स थे इसमें। सो टेस्टी। नॉर्मली जब सुबह मैं कुछ नहीं खाती हूँ ब्रेकफास्ट में, मैं ये वाली स्मूदी जो है हमेशा ख़रीदती हूँ 7-Eleven से। तो 350 येन, 350 पौने 400 येन की है, मतलब 200-250 रुपये इन इंडियन रुपीज़। ये जो बिल्डिंग मैंने दिखाई है मेरा घर है, 7th फ्लोर पर मेरा अपार्टमेंट है इसी बिल्डिंग के अंदर। और इस बिल्डिंग की सबसे ख़ास बात यह है कि फर्स्ट फ्लोर पे, नॉट फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे बहुत बड़ी सुपर मार्केट है। वेंडिंग मशीन की एक ख़ास बात बताती हूँ आपको हर 2 या 3 मिनट की विसिनिटी, मतलब पैदल 2 या 3 मिनट चलो 4 मिनट आपको एक वेंडिंग मशीन तो ज़रूर मिलेगी जापान में। यहाँ पे बच्चे बहुत खेलते हैं, स्लाइडिंग झूला है ये देखो यहाँ पे खेल रहे हैं बेचारे। इतने अच्छे मौसम में शाम के टाइम सभी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब ये पूरा लेन है ना, बहुत लंबा है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर। शाम के 6 बज चुके हैं और ये मेरी थोड़ी फटी हुई जीन्स है, सॉरी। तो मैंने ये लिया, इसके अंदर ना क्या है कि एप्पल पाई जैसा है, ये एप्पल है अंदर ना, बिल्कुल मीठा मीठा टाइप। तो इसको यहीं पे खाते हैं। ये जो जगह है ना ये बच्चों के खेलने की है, मतलब यहाँ पे बच्चे लटकते हैं, पूरा एक गेम टाइप है ये पूरा। तो आज अभी बच्चे नहीं हैं क्योंकि अभी 6 बज चुके हैं और बारिश का भी मौसम है, तो माँ बाप जो है ना थोड़ा अवॉइड ही करते हैं बारिश में आना। जापानियों को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी कंपनी में जैसी बारिश होती है ना वो उनको गंदा गंदा मुंह बन जाता है। ये क्या हो गया? तो मैं बोलती हूँ बारिश, ये तो इतना अच्छा दिन है आज का। वो कहते हैं तूने बता दिया, तू इंडियन है। सब अपनी बीवी और कुत्ते के साथ यहाँ पे घूमने आए हैं। नाम पे बेबी है, आई मीन नाम पे हस्बैंड है ना कुत्ता है। इन लोगों को देख देख के खुश हो जाते हैं। तो आज मंडे है और मंडे को ना मेरा जिम भी बंद होता है। तो जिम है उसमें मतलब बंद मीनिंग के सिर्फ आप जिम का एरिया एक्सेस कर सकते हो। जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था ना आपको, स्विमिंग पूल हो गया, जकूसी हो गया, पाउडर रूम हो गया, वो सब आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो सब बंद होगा, स्टाफ भी नहीं होगा पूरा। कल से मेरा ऑफिस चालू है तो मैं सोच रही हूँ अभी जिम जाके 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करके वापस आके खा के कुछ कल के लिए बना के टाइम से सो जाओ। इस पार्क में मैंने अपनी फ्रेंडें बनाई हुई हैं। ओह आ गई। एक का नाम है धन्नो, एक का नाम है वैजंती। बच्चे आएंगे, मैं दिखाती हूँ आपको ना।
बत्तख है यहाँ पे, काफ़ी सारी है। और इनको है ना, बत्तखों को चारा डालने के लिए मना किया हुआ है इन लोगों ने। हर जगह लिखा हुआ है डोंट गिव एनीथिंग टू बत्तख्स, टू पिजन्स। बत्तख को क्या कहते हैं? डक्स। यहाँ पे आके तो मैं जापानी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज का जो मिक्सचर बना के आता है ना, वो करती हूँ मैं हमेशा। वहाँ से मैं कभी कभी जापानी में कुछ कुछ बोल दूँगी, दाइजोबु जैसे, एंड देन शी विल से ये क्या है। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो अभी 12th में हैं और जापान आना है उन्हें, तो सबको सिर्फ मैं एक ही एडवाइस दूंगी, जापान में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी आ सकता है स्टडी करने के लिए, पैसे हो। बट यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको सिर्फ पढ़ने ही आना है, यू कैन कम, आप आओ 2 साल स्टडी करो, लेकिन आप यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। 2 साल के बाद आपको यू हैव टू गो बैक, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब उसी को मिलती है जिसके पास डिग्री होती है, जिसके पास बैचलर डिग्री होती है किसी भी स्ट्रीम में। तो मेरी ये एडवाइस है, इससे पहले आप अपनी बैचलर डिग्री किसी भी आप स्ट्रीम में हो, आप चाहे आर्ट में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, साइंस में हो, अपनी बैचलर डिग्री पहले पूरी करो, कंप्लीट करो उसे, और फिर एटलीस्ट एंट्री करके तो आओ। क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। अगर आपको जापानीज़ नहीं आती है, बोलनी नहीं आती है, समझनी नहीं आती है, तो एज अ फॉरेन स्टूडेंट आप आते हो तो यहाँ का जो मिनिमम कोर्स है वो 2 साल है। लेकिन अगर आपके पास N2 है, बैचलर की डिग्री है, तो आप इजीली 1 साल में ही अपने लिए जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। आप स्टूडेंट वीज़ा पे आप 28 आवर्स काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में, जैसे जो थोड़े रिमोट एरियाज़ में जाओगे, जहाँ पे स्कूल्स अभी बहुत ही इन्होंने बना दिया है, धंधा बना दिया है एक्चुअली, कि पता नहीं कौन कौन से जहाँ पे अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती है वहाँ पे चले जाते हैं। स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई आप महीने के महीने हमें दे दिया करो पैसे, या कुछ फ़ीस जो होती हैं वो मतलब हर मंथली दे दिया करो, एक साथ मत दिया करो। लेकिन जो स्कूल्स होते हैं वो रिमोट एरिया पे होते हैं, तो ऐसे स्कैम्स में मत फंसो। अच्छे स्कूलों में, जो टोक्यो में है, जो ओसाका के अंदर है, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे एक तो क्या है, पढ़ाई अच्छी करेंगे, क्योंकि एट द एंड आपको कुछ सीखना भी तो चाहिए ना। अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जापानी की, जापानीज़ लैंग्वेज की। तो मेक श्योर आप बड़े शहरों में ही आओ। फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन आपकी जो पर आवर जो सैलरी होगी, जो आप स्टूडेंट वीज़ा पे काम करोगे, वो सैलरी अच्छी होगी आपकी। और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो स्कूल की होगी वो भी अच्छी होगी। जापान का ओल्ड एज होम था, और ये ऐसे बहुत बने हुए हैं जापान के अंदर, क्योंकि जो ओल्ड एज लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इफ़ यू कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। और यहाँ पे जो माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, माँ बापों की सेवा नहीं करते, जैसे इंडिया में होता है कि बच्चे साथ में ही रखते हैं माँ बापों को। ऐसा नहीं है, माँ बापों को खुद भी पता है कि भाई ऐसा नहीं होगा, इनका कल्चर ऐसा नहीं है। जवानी से ही ये अपने लिए ओल्ड एज पेंशन जो है वो बचा के रखते। बारिश हो रही है दोस्तों, और देख लो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ बारिश के अंदर, क्योंकि मैं भाग नहीं सकती, फिसल जाऊँगी ना, यू नो। और लास्ट पॉइंट मैं आपके लिए एक और इंक्लूड कर देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज पे ही डिपेंड मत होना एज अ करियर वाइज। अगर आपको जापान आना है, या फिर जापान टोक्यो में या कहीं पे भी जापान के अंदर जॉब करनी है, तो AI जो टूल्स हो गया ना, अभी ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन का सारा काम वही करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन की कोई जॉब आगे आने वाले टाइम पे
नहीं होगी। अभी आप लोग 12th में हो या फर्स्ट ईयर में भी हो तो 3-4 साल लग जाएंगे आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, और तब तक है ना ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन की जॉब जो है ना वो सारी गायब हो चुकी होंगी, बिकॉज AI और इतना टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इसलिए सिर्फ लैंग्वेज पे ही डिपेंड मत रहना। पहले क्या था ना 10 साल पहले या आज से 5 साल पहले भी कि आपने कुछ नहीं किया, लैंग्वेज आती है आपको तो यू कैन डू इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी करंट ऐसा कुछ नहीं है, और आगे आने वाले 4-5 सालों में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसलिए आप कुछ और अपना स्किल डेवलप करो। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तो किसी ऐसी चीज़ में करो जो आपको बाद में फ़ायदा दे, जैसे कि आप IT प्लस लैंग्वेज एक कॉम्बो कर सकते हो। IT के अंदर कुछ भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो न्यू लैंग्वेजेस आ रही हो उसमें, ठीक है। पूरा IT का कोर्स भी मत करो, पूरी IT इंजीनियरिंग भी मत करो, कुछ कोर्सेज कर लो, बेसिक्स कर लो। अगर आप अकाउंटिंग में हो या फिर कॉमर्स में हो तो अकाउंट से रिलेटेड कुछ कॉम्बो कर लो। मतलब आपके पास अपना कुछ एक स्किल होना चाहिए प्लस लैंग्वेज होनी चाहिए। बच्चे जो हैं 2-3 4 साल लैंग्वेज यहाँ पे करते हैं, जॉब ढूंढते रह जाते हैं, और यहाँ पे जो वाइट कॉलर जॉब है वो नहीं मिलती है उनको, बिकॉज ऑफ स्किल नहीं है, दूसरा स्किल नहीं है। लैंग्वेज तो जापानी भी बोल रहे हैं ना यहाँ पे, हमारे से तो ज़्यादा ही अच्छी होगी उनकी, तो वो फिर आपको क्यों लेंगे? जो जिनकी सेकंड लैंग्वेज जापानीज़ है वो उन अपने लोगों को लेंगे ना। लेकिन जिसको इंग्लिश आती है, जिसको जापानीज़ आती है, जिसको और स्किल भी आता है, तो आप क्या ना आप बहुत ही नंबर 1 कंटेंडर हो जाओगे फिर। तो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है इसके अलावा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकती हूँ आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनीथिंग। और मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ समाप्त। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। बाय बाय।